हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो हम 12th से लेके एमएससी तक देखते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आज हम बेसिक समझेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो मैंने जो बुक रेफर की है इसके लिए, जिस बुक से मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है वो है मिसलर एंड टार। तो आप भी रेफरेंस के लिए इस बुक को देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब जिनमें 6 लिगेंड्स होते हैं मेटल के अराउंड, उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, मेटल होता है और लिगेंड होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, उसमें हमारे पास लिगेंड्स होते हैं 6। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, हम लिगेंड्स को कंसीडर करते हैं एज पॉइंट चार्जेस। ओके, हम लिगेंड्स को कैसे कंसीडर करते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं इन केस अगर लिगेंड्स कैसे हैं हमारे पास एनाइन। ठीक है, और अगर हमारे पास लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल, तो हम उनको कंसीडर करते हैं एज डाइपोल्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो मेटल होता है वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, और लिगेंड को हम कंसीडर करते हैं एज पॉइंट चार्ज। अब देखो हमारे पास लिगेंड क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि लिगेंड्स देखो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अप्रोच कर रहा है, मेटल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होती है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is an electrostatic model which considers the metal-ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between metal ion and the ligand. Okay, ligands are treated as point charges in case of anions and dipoles in case of neutral molecules. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि हमारे पास क्या होता है मेटल, और बस इतनी सी बात समझने वाली है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास जो मेटल और जो लिगेंड्स होते हैं दे आर अटैच्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, तो यही हमारे पास किसमें बताया गया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, सबसे पहले उसको समझने से पहले, ये सब कुछ समझने से पहले कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती किस तरह से है, हम देखेंगे कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है कि हमारे पास कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती हैं, ये कैसी दिखती हैं, जो इनकी लोब्स होती हैं। लोब्स कौन सी होती हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो जो इनकी लोब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, टुवर्ड्स द एक्सिस। देखो हमारे पास सपोज ये क्या है, जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो लोब्स है वो क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, और जो डी जेड स्क्वायर है उसकी लोब्स कैसी है, जेड एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड में देखो जो लोब्स हैं वो बिटवीन दी एक्सिस है। ठीक है, सपोज एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो इनके बीच में हमें लोब्स इसकी देखने को मिलती है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि हमारे पास जो लोब्स हैं, सॉरी जो एक्सिस है, एक्सिस के बीच में इनकी लोब्स हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो हमारे पास कैसी है, 2 तरह की डी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, एक जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो हो गई हमारे पास एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, और एक हो गई हमारे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है,
एक होगी हमारे पास एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स कैसी है, टुवर्ड्स दी एक्सिस है, x² - y² एंड dz² की, और एक है हमारे पास जिनकी लोब्स बिटवीन दी एक्सिस है, x y y z एंड zx की एक्सिस के बीच में जिनकी लोब्स है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि जो मेटल है उसके आसपास लिगेंड्स आ रहे हैं मेटल के। देखो इतना तो हमें पता है, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, रीजन भी उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में डाल सकते हैं और वहां से हमारे पास बन जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स होती है, पहले तो उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, वो डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। अब कैसे होती है वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, अभी हमें इतना पता चल गया कि जो मेटल है उसके पास बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है, मेटल आयन को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये क्यूब है, क्यूब के बीच में हमारे पास मेटल आयन है। ठीक है, क्यूब के बीच में मेटल आयन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्यूब के बीच में हूं, ठीक है, मैं एक मेटल आयन हूं, सामने से एक लिगेंड आएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट से एक लिगेंड आएगा, ऊपर नीचे से एक लिगेंड आएगा, आगे और पीछे से लिगेंड आएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि क्यूब के अंदर हम देख सकते हैं कि 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस की तरफ से लिगेंड्स आएगा और फेजेस की तरफ क्या होते हैं हमारे पास, एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जैसे ये डी ऑर्बिटल है, सॉरी ये मेटल आयन है, ये इसकी डी ऑर्बिटल्स है, देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ये x² - y² होगी, ठीक है, देखो ये x² - y² होगी x और y एक्सिस में, ठीक है, उसी तरह dz² होगी, dxy होगी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास जो लिगेंड्स है वो टुवर्ड्स दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, माइनस जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से, वाई एक्सिस से, माइनस वाई एक्सिस से। हम ऐसे कर सकते हैं इसको इमेजिन जैसे कि हम एक क्यूब के अंदर है और फेसेस से हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमें ये पता चल गया मेटल आयन है उसको लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने इतना समझ लिया कि मेटल आयंस है, डी ऑर्बिटल्स है उसके पास, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है और जो लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 केसेस बन जाते हैं। ठीक है, एक केस बन जाता है इसमें हमारे पास व्हेन लिगेंड्स आर फार, व्हेन लिगेंड्स आर फार, ठीक है, और दूसरा केस बन जाता है इसमें हमारे पास लिगेंड्स आर नियर। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 केसेस बन जाते हैं। एक केस बन जाता है जब लिगेंड्स दूर होंगे, एक केस बन जाता है जब लिगेंड्स नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, जब लिगेंड्स देखो दूर होंगे तो क्या होगा, जब लिगेंड्स दूर होंगे तो जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी, देखो एक और चीज, इसको भी समझने से पहले हम एक और चीज समझेंगे। देखो जो हमारे पास मेटल आयन होता है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मेटल होता है, जो मेटल होता है, मेटल आयन होता है, उसके डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स वो भी कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जब मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स। अब जब डी ऑर्बिटल्स रिपल्जन्स फील करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो समझने वाली क्या बात है कि जब हमारे पास मेटल आयन है, मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो रहा है, जिसकी वजह से डी और रिपल्जन्स, जब रिपल्जन्स फील करेंगे डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वो अब बढ़ चुकी है। ठीक है,
तो देखो हमारे पास आते हैं दो केसेस, ठीक है। हमें पता है कि जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करते रहेंगे मेटल आयन की तरफ, वैसे वैसे मेटल आयंस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। अब दो केसेस है, जब लिगेंड्स दूर है, ठीक है, जब लिगेंड्स दूर होंगे तो मेटल आयंस की, जब लिगेंड्स दूर होंगे, फार होंगे, तो हमारे पास मेटल आयंस की जो एनर्जी इंक्रीज करेगी, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी इक्वली, ठीक है। द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स increases equally, ओके। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लिगेंड पास आएंगे तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस में प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी, या फिर जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस होंगे, तो ऑब्वियसली जहां से लिगेंड अप्रोच करेंगे उन्हीं वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन फील करेंगे, ठीक है। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होंगे कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्सिस पे प्रेजेंट है इस वजह से ये हमारे पास ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो कंपैरेटिवली इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जैसे ही हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल आयन की तरफ को, और जैसे क्या आ जाएंगे, नियर आ जाएंगे, तो वहां पे जो डीजेनरेसी होगी डी ऑर्बिटल्स की, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक। डीजेनरेसी विल ब्रेक, ठीक है। जो डीजेनरेसी होगी डी ऑर्बिटल्स की वो ब्रेक हो जाएगी। कैसे ब्रेक होगी हमारे पास, देखो क्या है हमारे पास, स्टेट वन में क्या है हमारे पास, डी ऑर्बिटल्स है फ्री मेटल आयन की, मेटल बढ़िया से फ्री मेटल आयन पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके सारे डी ऑर्बिटल्स है डीजनरेट, ठीक है। कैसे हैं ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स, डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जिन लेवल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम बोल देते हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स मेटल आयन के जितने भी डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी होगी सेम, ठीक है। अब मैंने बोला था दो कंडीशन है, लिगेंड जब दूर है और लिगेंड जब पास है। जब लिगेंड्स दूर होंगे, स्टेट 2 आ जाएगी, जब लिगेंड्स दूर होंगे तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल्स की वो इंक्रीज करेगी, बट इंक्रीज करेगी इक्वली, ठीक है। अभी भी क्या है, सारे के सारे डी ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, डीजनरेट, ओके। तो ये क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स क्या है हमारे पास, डीजनरेट। कब है, जब हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल कैसे है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में है, ठीक है। और अब हमारे पास लास्ट स्टेट क्या आ गई, जब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल क्लोज हो गए लिगेंड्स के, ठीक है। फिर उस केस में जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि और जो कंपैरेटिवली जो हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे डी एक्स वाई, देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स, ठीक है। इसलिए हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किसमें है ये, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास इस तरफ से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ये क्या है, एवरेज एनर्जी लेवल है, ठीक है। एवरेज एनर्जी लेवल से -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, डेल्टा ओ क्या है, ये पूरी एनर्जी है डेल्टा ओ, ठीक है। तो डेल्टा ओ से -0.4 ऑफ डेल्टा ओ डिक्रीज हो जाएगी इन तीनों की एनर्जी, और +0.6 ऑफ डेल्टा ओ से इंक्रीज हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी। अब देखो इसकी एनर्जी आप निकालोगे क्या आ जाएगी, कितनी ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 इंटू -0.4 ऑफ डेल्टा ओ कितनी आ जाएगी, -1.2 ऑफ डेल्टा ओ। सिमिलरली इसकी निकालोगे कितनी आएगी, 0.6 ऑफ डेल्टा ओ इंटू 2
प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये जो हमारे लेवल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, T2G, और इस लेवल को हम बोलते हैं EG। T का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट, मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है, इक्वल है, और E का मतलब होता है डबली डीजनरेट, इसलिए हमारे पास इनकी एनर्जी 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्योंकि सेम है इसलिए डबली डीजनरेट वो हमारे पास होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारे पास इस तरह से होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये मैंने केस लिया है जब हमारे पास सपोज हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, सपोज हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। अब जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो मेटल आयंस और लिगेंड्स दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, बट हम स्टडी कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैसा बन गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बन गया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में जो डेल्टा ओ होगा उसकी वैल्यू होगी लार्ज, और जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हमारे पास डेल्टा ओ की वैल्यू होगी स्मॉल। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ लार्ज और स्मॉल से, देखो हमारे पास क्या है इधर 1 2 3 4 5, Fe+3 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s0 3d5, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब देखो हमारे पास अगर हमारे पास बन रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास बन रहा है तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप, 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखो जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा वहां पे हमारे पास जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा और 5th इलेक्ट्रॉन फिर अगेन पेयर हो जाएगा। रीजन बीइंग, देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पेयरिंग एनर्जी की। ठीक है, अब पेयरिंग एनर्जी क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू लार्ज है तो यहीं से हम पेयरिंग एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम पेयरिंग एनर्जी यूज करेंगे और उस पेयरिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पेयर कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम इस केस के लिए देखते हैं, इस केस में क्या होगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब की बार हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें हमने 4th इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं किया। ठीक है, अगर हमने CFS से निकालनी हो, चलो वो तो सबको ही निकालनी आती है, फिर भी निकालना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने निकालनी है CFSC फॉर दिस वन, तो कैसे निकलेगी हमारे पास, सपोज हमने इसके लिए CFSC निकालनी है तो इसके लिए CFSC क्या होगी, इसके लिए CFSC होगी, मैंने बोला था जो डिक्रीज होती है T2G की एनर्जी कितने से डिक्रीज होती है, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से, और कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, प्लस ऊपर तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी कोई एनर्जी नहीं होगी, तो यानी कि इसकी एनर्जी होगी -0.2 ऑफ डेल्टा ओ। इसकी CFSC कितनी हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.2 ऑफ डेल्टा ओ। अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी इसकी CFSC नहीं है, अभी इसमें से कुछ एनर्जी पेयरिंग के लिए भी यूज होगी। कितनी एनर्जी पेयरिंग के लिए यूज होगी, देखो अगर हम पेयरिंग नहीं करवाते, नॉर्मली डी जनरेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होते तो वो कैसे फिल होते, 1 2 3 4 5, कोई पेयर नहीं बनता, डायरेक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाते। ठीक है, तो हमें कितने पेयर्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, 2 पेयर्स, यानी कि हमें 2 पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर हम इस केस में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो CFSC आएगी वो कितनी आएगी, -0.2 ऑफ डेल्टा ओ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेयर ऑलरेडी बनता होता, ठीक है, सपोज हमारे पास जैसे D6 है, मैं अभी उसका एग्जाम्पल बता दूं, पहले हम इसकी निकाल लेते हैं। इसकी क्या आ जाएगी CFSC, इसकी CFSC आ जाएगी 3 इंटू -0.4 ऑफ डेल्टा ओ प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ऊपर की एनर्जी कितने से इंक्रीज हो रही थी 0.6 ऑफ डेल्टा ओ से, तो इसकी एनर्जी कितनी
आ जाएगी -12 -1.2 प्लस 1.2 0। तो इस केस में जो CFSE है दैट इज 0 और इस केस में जो CFSE है वो है -0.2 ऑफ डेल्टा O प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। अब आते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। पहले क्या बताया था? पहले मैंने बताया था सपोज हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज हमारे पास हमने D6 को फिल करना है, तो हम D6 को कैसे फिल करते हैं? सपोज हमने D6 को फिल करना है, ठीक है। तो हम D6 को कैसे फिल करेंगे? देखो D6 के लिए हमारे पास एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है, और एक हम D6 को फिल करेंगे वीक फील्ड में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। D6 को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में फिल कर रहे हो तो 1 2 3, ठीक है, 3। अभी 6th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग एनर्जी हम उसी से ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 5 6, ठीक है। इसकी CFSE कितनी आ जाएगी? -0.4 ऑफ डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय 6। ऊपर तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं आएगा, तो कितनी आएगी? -0.4 ऑफ डेल्टा O प्लस कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी इसमें? देखो इसमें पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी? अभी इस केस में देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1। अब की बार हमारे पास फील्ड कैसी है? वीक फील्ड है सपोज, ठीक है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। अब की बार पेयरिंग एनर्जी नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड है। तो 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, 5th और 6th। तो देखो अगर हमारे पास वीक फील्ड होती या फिर हमारे पास पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं है तो हमारे पास एक पेयर तो ऑलरेडी बनता होता। तो यानी कि एक पेयर तो बनना ही है। कितने एक्स्ट्रा पेयर बन रहे हैं? 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? इसकी एनर्जी आ जाएगी -0.4 ऑफ डेल्टा O -2.4 ऑफ डेल्टा O प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और इस केस के लिए कितनी आ जाएगी? -0.4 इंटू कितने? 1 2 3 4 प्लस 0.6 इंटू इसमें कितने ऊपर? 2, 0.6 इंटू 2 कितना आ गया? -1.6 प्लस 1.2 कितना आ गया हमारे पास? -0.4 ऑफ डेल्टा O, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं CFSE फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स और फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगेन CFSE काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम सिर्फ सीखेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करते हैं, अगर वीक होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और देख सकते हैं, देखो हमारे पास ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में बोला था, जो लिगेंड्स एक देखो जो टेट्राहेड्रल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस काफी वीक होती है। देखो सबसे पहला रीजन तो ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो 6 लिगेंड्स तो ज्यादा रिपल्जन फील करवाएंगे कंपैरेटिवली 4 लिगेंड्स, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास हमेशा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे पास कैसे बनाते हैं? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे हैं? फेसेस से, एक्सियल से, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में देखो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ना वो एक्सियल से अप्रोच कर रहे हैं, ना वो बिटवीन दी एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, वो कॉर्नर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से हमारे पास जो रिपल्जन्स फील करेंगे अब की बार डी ऑर्बिटल्स वो करेंगी, बट इतना नहीं कर पाएगी जितना इफेक्टिवली हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स रिपल्जन्स फील करी थी और ज्यादा उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही थी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कैसे आ जाता है? इस केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास आ जाता है जो dx² - y² dz² होते हैं, उनकी एनर्जी
-0.6 से डिक्रीज हो जाती है ऑफ डेल्टा टी से। ऑल्सो इनके बीच में जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है वो होती है टोटल डेल्टा टी, जैसे उसमें होती है हमारे पास डेल्टा ओ, ठीक है। और जो इंक्रीज होती है वो होती है +0.4 ऑफ डेल्टा टी से, ठीक है। और डिक्रीज और इंक्रीज अगेन हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इतना ही है, ये हमेशा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगी, चाहे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, कोई भी लिगेंड दिया हो, हमारे पास कोई भी मेटल आयन दिया हो, हमने हमेशा कैसा बनाया है, इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। देखो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही बेसिक्स है, क्योंकि हम देख सकते हैं, देखो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में, जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो स्पिन ज्यादा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें स्पिन तो 0 ही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया कि हमारे पास स्प्लिटिंग होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। मेन था हमारा ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है, लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा रिपल्जन्स फील करते हैं और उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती है कंपैरेटिवली हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और एक्सियल ऑर्बिटल्स ज्यादा हमारे पास उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।